हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। पिछले 3-4 दिनों से ना तो आपके पास रील पहुँच पाया ना वीडियो पहुँच पाया, ड्यू टू सम अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस नहीं जा पाया आपको। बट मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि ये चेन ब्रेक हो, और इसीलिए अब से ये कंटिन्यू रहेगा, एग्ज़ाम तक भी, एग्ज़ाम के बाद भी। मैं तो हमेशा बना रहूँगा, मैं हमेशा बना भी रहता हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे बने मेरे साथ जुड़ते हैं। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में जो बच्चों का प्यार है वो देखकर तो मैं हमेशा मंत्रमुग्ध रहता हूँ। मिसमराइजिंग वो इफ़ेक्ट है मेरे लिए। और चूंकि ऑनलाइन में मैं बहुत बड़े लेवल पे जैसे अन अकेडमी वगैरह में पढ़ाया करता था, तो बहुत स्टूडेंट्स के साथ संपर्क में होता था। सो मेनी फॉलोअर्स आई हैड, 15-16 हज़ार फॉलोअर्स तो थे, टेलीग्राम्स वगैरह ये सब सब मिला जुला के भी। तो उस समय ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बना हुआ रहता रहता था, कनेक्टिविटी होती थी। अभी भी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन उस लेवल पे मैं कनेक्ट नहीं हो पाया हूँ। तो मैं अब धीरे धीरे चाहता हूँ कि मैं बच्चों से, हर तरह के बच्चों से कनेक्ट कर पाऊँ। ऑफलाइन इतना प्यार करते हैं बच्चे मुझे, इसीलिए तो प्यार करते हैं क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं उनके साथ जुड़ा हो रहता हूँ। मैं उनके ज़रूरत के लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, तैयार रहता हूँ। और सबसे बदले में जब वो चीज़ें मिलती है ना, अभी जैसे बच्चे इतना बिजी होने के बावजूद भी मुझे बस इसलिए अप्रिशिएट करते हैं कि सर आप इतने बिजी टीचर हो, सी सैट में पूरे इंडस्ट्री के वन ऑफ दी, मतलब ऐसा वो बोलते हैं, मुझे नहीं पता, कि वन ऑफ दी बिजिएस्ट पर्सन हो इस समय के लिए। और फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछने पर आप इतना इजीली रिप्लाई करते हो, इतने कम समय में आप रिप्लाई करते हो। और जब भी क्विकर अप्रोचेस वगैरह वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं फटाफट निपटा देते हो। और उसके बाद जब बच्चों का वो आता है ना मैसेज, देखो ना क्या सिंपल मैसेज किया है बच्चे ने, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। ये बहुत मज़ेदार फीलिंग होती है, बहुत मज़ेदार, यहाँ लगता है, बहुत अच्छा लगता है, यू आर द बेस्ट, है ना। ये सुनना इसलिए नहीं कि ये प्रशंसा है, ये एडमिरेशन है जो बच्चे प्रेज करते हैं। ये लगता है कि जब हम एफर्ट डालते हैं ना, तो वो बच्चों को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है, और जब कनेक्ट कर रहा है तो वो, ये तो दिल से, बात दिल से शुरू होती है तो दिल तक जाएगी ही, है ना। चलो, अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कहा, रिक्वेस्ट था उनका, कि सर आप पूरे बड़े बड़े वीडियोस लेकर या कॉन्सेप्ट लेकर ना आयो, आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड या जो होता है, अगर वो कराएंगे ना, तो वो वीडियो, वो आपका देखना बहुत पसंद आता है हमें, क्योंकि आप इतना फर्राटेदार तरीके से चीज़ों को समझाते हो, कराते हो, कि मज़ा ही आ जाता है। हाँ, तो यही चीज़ अब मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ना ऐसे ही लेकर आऊँगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उसके ऊपर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि एकदम किया जा सकता है, समझाया जाएगा, तो एक क्वेश्चन समझाने से कई क्वेश्चंस निपट जाएगा बच्चों का। तो ये सारी चीज़ें मैं अब ऐसे आपके सामने लेकर आऊँगा, आपको मज़ा आए, है ना। चलो देखो, शुरुआत करते हैं। अ डिपार्ट फ्रॉम अ प्लेस पी, ए डिपार्ट फ्रॉम अ प्लेस पी टू अनदर प्लेस क्यू। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे एक कैट में पहले पूछा गया, उसके बाद एसएससी वगैरह में पूछे गए हैं क्वेश्चंस हैं। अब एग्जाम्स, हमारे एग्जाम्स के लिए, पीसीएस के लिए भी ज़रूरत है, यूपीएससी सीसैट के लिए भी ज़रूरी हो सकता है। तो है क्या ये, ज़रा चेक करते हैं। ए डिपार्ट फ्रॉम अ प्लेस पी टू अनदर प्लेस क्यू, exactly at the same time B depart from Q to P. If A and B respectively take 4 hours and 9 hours to reach their destination after meeting somewhere in the way, then what is the ratio of their speeds? देखो यहाँ तो रेशियो पूछा गया है, इसमें कई बार अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कई बार ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि A डिपार्ट फ्रॉम अ प्लेस P टू अनदर प्लेस Q एट सर्टेन स्पीड, मैंने स्पीड दिया होगा, और बाद में दूसरे का पूछेगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द अनदर ट्रेन विच स्टार्टेड फ्रॉम द ऑपोजिट स्टेशन। ऐसे भी पूछ सकता है। सो इट्स अप टू देम व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे वांट टू आस्क, राइट। अब क्या है ये, ए एक स्थान पी से दूसरे स्थान क्यू को जाने के लिए रवाना होता है, ठीक उसी समय बी स्थान क्यू से पी को जाने के लिए रवाना होता है। यदि परस्पर मिलने के पश्चात ए तथा बी अपने गंतव्यों तक पहुंचने में क्रमशः 4 तथा 9 घंटे लेते हैं, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। देखो ऐसा है ना कि मैं एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट दूंगा तुम्हें, एक जनरल कॉन्सेप्ट होगा, उस कॉन्सेप्ट को यूज करो और सीधा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इतना ज़्यादा टाइम क्यों इस पर वेस्ट करोगे, है ना। जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट को यूज करो और पूरा का पूरा सॉल्व कर लो। अब जैसे ये क्वेश्चन क्या कहता है, मैं थोड़ा सा समझाता हूं तुम्हें। देखो, P और अनदर प्लेस Q, जैसे मैं यहाँ पे एक दो प्लेसेस बना रहा हूँ, समझना, दो प्लेसेस बना रहा हूँ। इसका कहना है कि एक प्लेस का नाम है P, यहाँ का नाम है P,
और यहाँ का नाम है Q। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये है P और ये है Q। अब A चलता है P से Q की तरफ, ठीक है, A चलता है P से Q की तरफ, ये है A, यहां से चलता है A, ठीक है, P Q की तरफ, और यहां से चलता है B, B, ठीक है, P की तरफ। इसका कहना है कि एग्जैक्टली एट द सेम टाइम चलता है। If A and B respectively take 4 hours and 9 hours to reach their destination after meeting somewhere in the way, then what is the ratio of the speed? इसका कहना है कि कोई बीच में एक स्थान आता है, मान लो सपोज वो स्थान का नाम रख देते हैं R, यहाँ पे कोई भी कहीं भी बीचों बीच नहीं, कहीं भी एक स्थान आता है, उस स्थान पे ये दोनों P और Q मिलते हैं। इनका कहना है कि ये P और Q, सॉरी, ये A और B मिलते हैं, उस स्थान पे ये A और B मिलते हैं, A भी और B भी इस स्थान पे मिल लेते हैं, ठीक है, A और B। और जब चलना शुरू करते हैं तो इस स्थान से जो A आ रहा था वो इस स्थान से यहां तक पहुंचने में, यहां तक पहुंचने में क्रमशः 4 घंटा का टाइम लेता है। यहां से यहां तक पहुंचने में 4 घंटे का, 4 आवर्स का टाइम लेता है। जो A P से चल रहा था ना, वो बीच में ये दोनों मिले, और बीच में मिलने के बाद ध्यान से सुनना, A चल रहा था P से, यहाँ मिले A और B, और A इस पॉइंट से R के बाद अब 4 घंटे का टाइम लगाकर Q पे पहुंचेगा, और B A से मिलने के बाद इस स्थान से R से P तक पहुंचने में 9 घंटे का समय लगाएगा, ठीक है, 9 घंटे का समय लगाएगा। अब सवाल ये था कि टाइम तो दिया हुआ है, ये मिलने के बाद इन लोगों का टाइम है ना, 9 घंटे का समय लगाएगा। तो बताओ जरा कि इनके जो स्पीड्स का, माने जो A का स्पीड है सपोज SA मान लो, और B का जो स्पीड है सपोज SB, इनका रेशियो क्या होगा, SA अपॉन SB क्या होगा, मतलब ऐसे कर सकते हो SA इज टू SB क्या होगा, है ना, या इसको दूसरे लैंग्वेज में लिखोगे SA अपॉन SB क्या होगा, यही है ना, ये तुमसे पूछा गया है। ये 2 सेकंड का खेल है, मैं 2 सेकंड में इसको निपटाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी तरह का एक जनरलाइज्ड फॉर्म तुमको समझाता हूँ, ठीक है, सिखाता हूँ, इसको सीख लो और देखो इस चीज़ को करने में कितना मज़ा आएगा। मैं ये इस पे आऊँगा फिर से, लेकिन ऐसा ही एक एग्जाम्पल देकर तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ तो लिख दिया है ना 4 घंटे और 9 घंटे, मैं 4 घंटे 9 घंटे भी नहीं लिखूंगा, मैं एक बेसिक सा एग्जाम्पल उठाऊंगा जहाँ पे T1 और T2 टाइम लूँगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं सेम टाइप का वो बनाता हूँ, ठीक, कि 2 स्थान हैं, एक ये है दूसरा ये है, 2 एंड्स हैं। एक स्थान से एक ट्रेन है जो चलती है जिसका स्पीड S1 है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक ट्रेन जिसका स्पीड S1 है, चलो स्थान का नाम लिख लेते हैं X और Y, ठीक, एकदम सेम इसी क्वेश्चन पे चल रहा है, पैटर्न एक बार सीख लोगे कोई दिक्कत ही नहीं है। X और Y नाम का स्थान है, X स्थान से ट्रेन A चल रही है S1 स्पीड से, ठीक उसी वक्त Y स्थान से दूसरी ट्रेन चल रही है S2 स्पीड से, ठीक, अब दोनों अपने अपने स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक स्थान आता है कहीं भी बीच में, मान लो कि ये है स्थान Z, अब इस स्थान पे A आ गया, ठीक है, S2 को थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूं, ज्यादा आसान रहेगा समझाना। तो यहां पे जो ट्रेन आ गई इस स्थान पे Z पे, और यहां पे भी ट्रेन आ गई इस स्थान पे Z पे, जो S2 स्पीड से चल रही थी। अब ये दोनों मिल गए, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, जब क्रॉस करने के बाद जो पहली ट्रेन X से आ रही थी S1 स्पीड से, यहां दूसरी ट्रेन को Z पॉइंट पे क्रॉस करने के बाद इस Z से Y तक पहुंचने में T1 टाइम लेती है, मान लो Y तक पहुंचने में T1 टाइम लेती है, और जो Y पॉइंट से चल के X की ओर जा रही थी ट्रेन S2 स्पीड से, Z पॉइंट पे S1 स्पीड से चलने वाली ट्रेन को क्रॉस करके Z से X तक पहुंचने में T2 टाइम लेती है, ठीक है, T2 टाइम लेती है।
अब मैं इस S1, S2, T1 और T2 के बीच कुछ संबंध निकालना चाहूँगा, रिलेशन निकालना चाहूँगा, ठीक है, कि क्या रिलेशन है। अपने आप उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे देखना चाहूँ कि जो ट्रेन है, ठीक है, जो x से चली, S1 स्पीड से चली, और ठीक उसी वक्त दूसरी ट्रेन जो y से चली और S2 स्पीड से चली, x से पहली ट्रेन चलकर इस स्थान पे पहुंची z पे, और y से दूसरी ट्रेन चलकर z पर पहुंची, तो यहां से यहां तक जाने में पहली ट्रेन को S1 स्पीड से, मतलब x से z तक पहुंचने में पहली ट्रेन को, x से z तक पहुंचने में पहली ट्रेन को S1 स्पीड से कुछ तो टाइम लगा होगा, मान लो t टाइम लगा। भाई कितना लगा होगा, यहां से x से, क्योंकि z के बाद तो t1 टाइम लगा, z के बाद y तक पहुंचने में t1 टाइम लगा, लेकिन x से z तक पहुंचने में कुछ तो टाइम लगा होगा, तो मान लिया कि t टाइम लगा होगा। अब जितना टाइम इस ट्रेन को, पहले ट्रेन को x से z तक पहुंचने में बच्चे लगा, उतना ही टाइम दूसरी ट्रेन जो कि y से चलना शुरू कर रही थी और y से चल के z तक पहुंची होगी, उतना ही टाइम तो दूसरे ट्रेन को भी लगी होगी, उतना ही टाइम दूसरे ट्रेन को भी लगा होगा ना, y से चलकर z तक पहुंचने में। सेम t टाइम, क्योंकि ये टाइम और ये टाइम दोनों को बराबर। देखो क्यों ऐसा होगा, कई बार बच्चे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ सर, तो भाई ऐसा है कि यहां से जो ट्रेन चलना शुरू कर रही है, ठीक उसी वक्त यहां से भी तो ट्रेन चलना शुरू कर रही है ना, अलग अलग समय पे तो चल नहीं रही है। तो ये जिस स्पीड से भी चले, ये जिस स्पीड से भी चले, हाँ, जितने देर तक ये चली होगी उतनी ही देर तक ये चली होगी, और कोई तो एक ऐसा समय आएगा ना कि दोनों एक साथ एक जगह पे पहुंचेंगे। एक ही, देखो चलने वाली ट्रेन है ये, ठीक है, दोनों अलग अलग समय पे चली। तुम ऐसे समझो, ये एक स्थान से चल रही है ट्रेन, ठीक है, ऐसे चल रही है, दोनों चलना शुरू करेगी, एक ही स्थान, अलग अलग स्थान से अपोजिट एंड से चल रही है, और दोनों एक ही समय में शुरुआत करती है। ये और ये दोनों शुरुआत कर चुके हैं चलना। अब जब से शुरुआत किया है उन्होंने, जब से शुरुआत किया है इतने समय के बाद दोनों यहाँ पे पहुंच गए ना, एक दूसरे से मिले ना, तो कितने समय में, बराबर समय लगा ना, क्योंकि ये भी और ये भी दोनों ने एक ही समय पे चलना शुरू किया था। 1 2 3, जैसे ही मैं बोलूंगा 1 2 3 दोनों चलना शुरू करेगी, और ठीक है, और देखना दोनों एक ही समय पे पहुंचेगी। 1 2 3, देखो एक ही समय पे पहुंचा। तो कहने का मतलब दो अलग अलग ऑपोजिट एंड से, दो अलग अलग स्पीड से चलेगी। हो सकता है कोई ज़्यादा स्पीड में हो तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कोई कम स्पीड में हो तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लेकिन दोनों को समय तो सेम लगेगा ना पहुंचने में। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चे, ध्यान रखना इस बात को, कि यहाँ से x से z तक पहुंचने में पहली ट्रेन को जितना समय लगा, उतना ही y से z तक पहुंचने में दूसरी ट्रेन को लगेगा, ठीक है, t टाइम। तो अब सवाल ये उठता है कि ये t टाइम और ये t टाइम दोनों मैं निकाल दूं और इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूं, दोनों को बराबर दिखा दूं, तो एक इक्वेशन बन जाएगा। और दोनों अगर एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, तो वो इक्वेशन सॉल्व करते ही एक जनरलाइज्ड फॉर्म आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है ये t जो मैं निकालने वाला हूं और ये t जो मैं निकालने वाला हूं टाइम, तो टाइम होता क्या है, टाइम तो होता है आपका, टाइम को अगर पता करना है आपको, ठीक है, टाइम का, तो टाइम कैसे आप निकालते हो, तो टाइम इज ऑलवेज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई इस डिस्टेंस को जब आप स्पीड से डिवाइड करते हो तो टाइम आता है। तो ये जो टाइम है, ये भी आपको, ये जो डिस्टेंस है ये पता करना पड़ेगा, और किस स्पीड से आप, ये ट्रेन जा रही थी पहली वाली ट्रेन S1 स्पीड से, तो भाई S1 स्पीड तो आपको पता ही है, तो आप इस डिस्टेंस को, XZ डिस्टेंस को पता करिए और S1 स्पीड से डिवाइड करिए, ये टाइम आ जाएगा। उसी तरह अगर मैं Y से Z तक का डिस्टेंस निकाल लूँ और S2 स्पीड से जो ट्रेन जा रही थी उससे डिवाइड कर दूं, तो ये भी टाइम आ जाएगा, और ये दोनों टाइम आ गया तो मैं दोनों को इक्वेट करूंगा, अपने आप जनरल फॉर्म आ जाएगा। तो अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, इसको देखो, ठीक है, ये जो समझने वाली चीज़ थी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी टी टाइम और वहाँ से वहाँ तक भी, ठीक है, टी टाइम। अब देखो क्या समझना क्या था इसमें,
देखो बच्चे, हमें नहीं पता कि x से z तक की दूरी क्या है, तो हमें दूरी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तभी तो इस जो भी दूरी आएगी उसको s1 से डिवाइड करूंगा तो t आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो भी दूरी y से z तक आएगी उसको मैं s2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि सेकेंड जो ट्रेन है वो इस दूरी को ट्रैवल करने में t टाइम तभी लेगा जब वो s2 स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो अब ये दूरी कैसे निकालें, तो जरा इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखो और समझो। मैं क्या करूंगा पता है, मैं यहां देख रहा हूं कि ये z से, मतलब जो ट्रेन x से चलना शुरू कर रही थी ना s1 स्पीड से, जब वो z पे पहुंच रही है उस समय भी उस ट्रेन की स्पीड तो s1 ही है। z पे पहुंचने पे भी इस ट्रेन की स्पीड तो s1 ही है, मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके जा रही है। ठीक है, तो अभी भी इसकी स्पीड s1 ही है, लेकिन z पॉइंट से y तक पहुंचने में इस ट्रेन को t1 टाइम लगता है। ठीक है, मतलब पहले वाली ट्रेन को जो कि x से चली आ रही थी। सो दिस ट्रेन इज टेकिंग t1 टाइम टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम z टू y एट s1 स्पीड। तो मुझे एक बात बताओ, z से लेकर y तक कवर करने में इस ट्रेन को t1 टाइम लगता है और s1 स्पीड से, तो मैं अगर इस स्पीड इंटू टाइम कर दूं, s1 वाज स्पीड, t1 वाज टाइम, तो s1 इंटू टी1 करूं तो z से लेकर y तक का जो डिस्टेंस है वो s1 t1 होगा कि नहीं होगा, s1 t1 होगा कि नहीं, बताओ जरा सिंपली, कि s1 स्पीड है ट्रेन की और t1 टाइम लगता है z से y तक जाने में, तो s1 t1 करूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा कि y से z तक का डिस्टेंस है s1 t1। चलो, अब y से z तक का डिस्टेंस हो गया s1 t1। अब यही चीज अगर मैं इधर देखता हूं कि s2 स्पीड से जो y से ट्रेन आ रही थी वो z पे आ गई। ठीक है, अब z पे भी इस ट्रेन की स्पीड s2 ही है, लेकिन z को क्रॉस करने के बाद x तक पहुंचने में इस ट्रेन को कितना टाइम लगा, t2 टाइम लगा। तो अगर s2 स्पीड से ये ट्रेन z से x तक पहुंचती है t2 टाइम में, तो अगर मैं s2 इंटू टी2 कर दूं, स्पीड इंटू टाइम कर दूं, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस आ जाएगा कि z से x तक का डिस्टेंस क्या था। तो मैंने क्या किया, s2 को t2 से मल्टीप्लाई कर दिया, s2 t2, देखो तो डिस्टेंस आ गया s2 t2। अब x से लेकर z तक का डिस्टेंस s2 t2। ठीक है, समझना, x से z तक का डिस्टेंस s2 t2, y से z तक का डिस्टेंस s1 t1। अब मैं s1 t1 देख रहा हूं y से z का डिस्टेंस, और s2 t2 मैं देख रहा हूं x से z तक का डिस्टेंस। तो ये s2 t2 x से जब z तक का डिस्टेंस है, तो इस ट्रेन के लिए भी अगर ये डिस्टेंस s2 t2 है, तो ऑब्वियसली जो पहली ट्रेन x से z तक आई होगी उसके लिए भी तो डिस्टेंस s2 t2 ही होगा, क्योंकि ये कुछ भी होगा तो कोई नंबर ही ना। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे बच्चे, पता है, हम ऐसे सिचुएशन में t निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो t मतलब x से z तक जाने में इस ट्रेन को, पहले ट्रेन को कितना टाइम लगा था, तो ये t कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियसली x से z तक का डिस्टेंस s2 t2, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो s2 t2 डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा पहले ट्रेन ने, किस स्पीड से, s1 स्पीड से, तो मैंने डिवाइड कर दिया इसको s1 से, तो टाइम निकल के आ गया, ये जो टाइम निकला था s2 t2 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय s1 स्पीड, टाइम निकल के आ गया हमें। दूसरी ओर ये वाला जो मैं टाइम निकाल रहा हूं, ये टाइम क्या है, t, तो ये मैं देख रहा हूं कि s1 t1, समझना मेरी बात को, ठीक है, हाँ समझना मेरी बात को, s1 t1 मतलब y से z तक s2 स्पीड से जो ट्रेन गई, तो y से z तक के डिस्टेंस को ट्रेवल किया, और डिस्टेंस क्या थी यहाँ s1 t1। तो कहने का मतलब ये जो ट्रेन है वो s1 t1 डिस्टेंस को ट्रेवल कर गई s2 स्पीड से। ठीक है, s2 स्पीड से, तो मैंने जैसे ही डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किया, t निकल के आ गया। अब ये वाला t और ये वाला t दोनों सेम है, इक्वल है, और अगर दोनों इक्वल है
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S2 T2 by S1 S2 T2 by S1 इक्वल टू S1 T1 by S2 S1 T1 by S2। ठीक है बच्चे, S1 T1 by S2। ठीक है, अब तुम देखो तो जरा, अगर मैं रीअरेंजमेंट करता हूं तो जरा देखना रीअरेंजमेंट क्या होगा। देखो S1 इंटू S1 S1 स्क्वायर, S2 इंटू S2 S2 स्क्वायर, T1 नीचे आ जाएगा। मतलब रीअरेंजमेंट इसका कुछ ऐसा होगा, देखना ये होगा S1 स्क्वायर S1 स्क्वायर बाय S2 स्क्वायर मल्टी इक्वल टू T2 है ही यहाँ पे, T1 को नीचे ले आओ। मतलब हम लोग रीअरेंज कर रहे हैं T2 बाई T1। अब एक बात बताओ, मैं अगर इन दोनों का स्क्वायर यहाँ से हटाना चाहता हूँ तो दूसरी ओर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो रूट जब बन जाएगा तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये सॉल्व करने के बाद ये आएगा S1 बाय S2। ठीक है, S1 इसको मैं थोड़ा और ऊपर लिखूंगा बट ठीक है, S1 बाय S2 इक्वल टू अंडर रूट T2 बाई T1। मतलब अगर मैं इसको शॉर्ट आउट कर दूं तो बड़ा ही सिंपल सा एक जनरल फॉर्मूला है, यहाँ से यहाँ तक इसको सॉल्व हो जाएगा। इसको S1 बाय S2 स्क्वायर स्क्वायर हटा दो तो S1 बाय S2 इक्वल टू अंडर रूट T2 बाई T1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ लिख देता हूँ कि सॉल्व करने पे S1 बाय S2 इक्वल टू अंडर रूट T2 बाई T1। और ये जैसे ही सॉल्व करोगे ना बच्चे, ये होने के बाद ठीक है, तुम देखोगे फटाफट तुमको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट कहते हैं। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कि अगर एक तरफ से जो ट्रेन आ रही थी अगर वो S1 स्पीड से आ रही थी, सेम टाइम पे दूसरी तरफ से जो ट्रेन आ रही थी वो S2 स्पीड से आ रही थी, कहीं पे आप ये कहीं इस डिस्टेंस, इन दो डिस्टेंस के बीच कहीं मिलते हैं, ये ज़रूरी नहीं है बीच में ही, कहीं भी मिल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा इनके स्पीड पे। ठीक है, तो मिलने के बाद पहले वाले को T1 टाइम लगता है दूसरे एंड पे पहुंचने में, दूसरे स्टेशन पे पहुंचने में। उसके बाद दूसरे वाले को मिलने के बाद T2 टाइम लगता है पहले एंड पे पहुंचने में। तो इस तरह का जनरलाइज्ड फॉर्म होता है S1 बाय S2 इक्वल टू अंडर रूट T2 बाई T1। अगर ये जनरलाइज्ड फॉर्म हम समझ गए हैं बच्चे, तो ज़रा आओ इस सवाल को देखें। यहाँ पे देखो तो ये यहाँ से चलना शुरू करता है A P से Q की ओर ऐसे स्पीड से, और B Q से P की ओर SB स्पीड से। ठीक है, बीच में कहीं आपस में मिलते हैं A और B। मिलने के बाद सपोज वो पॉइंट R पॉइंट है तो R से Q तक पहुंचने में 4 घंटा लगता है A को, और R से P तक पहुंचने में 9 घंटा लगता है B को। तो ऐसे सिचुएशन में हम अगर देखते हैं कि ये रिलेशन क्या है, तो SA बाय SB ये जो रिलेशन था वो रिलेशन क्या था, सिंपली S1 बाय S2 इक्वल टू अंडर रूट T2 बाई T1। तो SA बाय SB इक्वल टू अंडर रूट T2 बाई T1। T2 इस तरफ था 9, T1 पहला वाला उधर है 4, तो 9 बाय 4 क्या होगा 3 बाय 2। तो SA बाय SB इक्वल टू 3 बाय 2। इसको जब सॉल्व करोगे मतलब सिंपली क्या आंसर आ गया 3:2। तो देखो ज़रा, ठीक है, आंसर में ऑप्शन में है कि नहीं 3:2। यस, A इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ तो ये ठीक है, हो सकता है कुछ भी दे दे इसी सवाल में। अगर मुझे ये दे देता, ठीक है, मुझे ये दे देता कि A सपोज 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। ठीक है, बताओ B कितने स्पीड से चल रहा था, तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो जाती। ऐसे लगाते SA अपॉन SB इक्वल टू अंडर रूट 9/4, तो SA अपॉन SB इक्वल टू 3/2। तो SA की वैल्यू हम यहाँ रख देते 60 बाय SB इक्वल टू 3/2। और कोई मुझसे पूछता SB क्या होता, तो 60 गुना 2
बटे 3, ये दोनों गुना हो जाता है, 3 नीचे आ जाता है, एस बी उधर चला जाता है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता तो एस बी क्या होता है, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता। तो ऐसे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई बार इसके पूछने के चांसेस भी होते हैं। तो गाइस आज मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ऐसे करके छोटी छोटी सारी चीज़ें सामने में लाऊंगा। बहुत मज़ा आने वाला है इस पूरे सीरीज़ में, देखना एग्ज़ाम तक, ठीक है। और किसी भी बच्चे को अगर मान लो कि बेसिक से पढ़ना है, सीखना है और तुम्हें कैलकुलेशन से लेकर अपर लेवल तक जाना है, ठीक, तो हमारा जो कोर्स है ना, एक कुमार मैथमेटिक्स ऐप, मेरा कुमार मैथमेटिक्स ऐप है, ठीक है, कुमार मैथमेटिक्स ऐप, इसको तुम डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है, ठीक है, इसको तुम डाउनलोड कर सकते हो और इस ऐप में यूपीएससी के लिए निर्भीक नाम का, निर्भीक 2.0 फुल सीसैट कोर्स, फुल सीसैट कोर्स फॉर, ठीक, 2025, आगे 2026 वाले बच्चे भी इसको कर सकते हैं, ये ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे कोर्सेज हैं उसमें, एसएससी के लिए, सीडीएस के लिए, सीडीएस के जो बच्चे हैं, सीएपीएफ, एफकैट, मतलब जो जिसमें भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है ना, मैथ्स आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, वो कोर्स तुमको मिल जाएगा। ये बड़ा ही शानदार है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें, फैसिलिटी है बच्चे, मतलब जो बच्चे मेरे से जुड़ना चाहते हैं, और पहले मैं तुम्हें दिखा दूं कि क्या सब चीज़ें हैं। देखो ये मेरा चैनल है, इसको प्रमोट करो ज़रा, ठीक है, कर सकते हो तो प्रमोट करो, कर क्या सकते हो, करो, प्रमोट करो, है ना। बहुत सारे देख रहे हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही दिया है मैंने, तो इतना परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया हो ना तुम्हें कि कोई चीज़ नहीं छोड़ोगे तुम, सीख जाओगे। तो जैसे इस कोर्स में तुमको दिख जाएगा, देखो कुमार मैथमेटिक्स ऐप है, जैसे ही क्लिक करोगे ऐप पे, ये तुम पहुंच जाओगे कहाँ, सीधा गूगल प्ले स्टोर। तो लिंक पे जाओ, गूगल प्ले स्टोर क्लिक करो, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, वहाँ तुमको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। अगर तुमको लगता है नहीं सर, और जो आप निर्भीक 2.0 की बात कर रहे थे उस कोर्स का क्या, तो ये निर्भीक 2.0 फुल कोर्स फॉर यूपीएससी सीसैट 2025 का लिंक है। जैसे ही क्लिक करोगे ना बच्चे, सीधा तुम देखो निर्भीक कोर्स में पहुंच गए, ठीक है, सीधा कोर्स डाउनलोड करो। अब क्या होता है कि जो बच्चे सीसैट के हैं, मतलब अच्छा ऐसे भी देख सकते हो, जो तुम में से बच्चे एंड्रॉयड यूजर्स हैं, आईफोन नहीं यूज़ करते हो, मैकबुक नहीं यूज़ करते हो, नॉर्मल फ़ोन यूज़ करते हो, एंड्रॉयड करते हो यूज़, तो सीधी सी बात है, सीधा गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो कुमार मैथमेटिक्स। लेकिन जो बच्चे iOS यूजर्स हैं, मतलब मैकबुक यूज करते हो या फिर आईफोन यूज करते हो, तो उनको क्या करना होगा पता है, उनको क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना होगा। यहाँ पढ़ लो बच्चे, यहाँ लिखा हुआ है, एंड्रॉयड यूजर्स कैन डाउनलोड कुमार मैथमेटिक्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड iOS यूजर्स विल हैव टू डाउनलोड क्लास प्लस ऐप। तो उनको क्या करना पड़ेगा, क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और उस क्लास प्लस के ऐप में एक मेरा ORG कोड नाम देना होगा, ORG कोड, वो ORG कोड है मेरा UOPDV, ठीक है, ताकि कुमार मैथमेटिक्स ऐप तुम्हारे उसमें खुल जाए, मतलब iOS में भी खुल जाए। सब लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, जब देखोगे ना सब समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, मतलब हर चीज़ है बच्चे। तुम जुड़ो मुझसे, जो भी तुम्हें ज़रूरत है मुझसे चाहिए, PDF PPTs चाहिए, उसका डिस्कशन चाहिए, कभी तुम्हें कोई दिक्कत होती है तो तुम मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो मुझसे। बहुत सारे मेरे चैनल में बच्चे हैं जो आते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। तुम्हारी मर्जी है बच्चे, जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठाओ, ठीक है। तो और किसी को भी अगर बहुत ही बेसिक से पढ़ना है, मैं बार बार कहता हूँ, कैलकुलेशन से शुरू करना है, सिंप्लीफिकेशन से, तो मेरा जो कोर्स है ना कुमार मैथमेटिक्स ऐप पे आके देखोगे ना तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वहाँ बिल्कुल जो छोटी से छोटी चीज़ से लेकर जितनी हाई लेवल की चीज़ें हो सकती है वो सब किया हुआ है। उसमें वीडियोस, लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तुमको अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर उसमें डाउट सेशंस, लाइव डाउट सेशंस होता है तुम्हारे लिए, प्रैक्टिस सेशंस होता है। तुम जो बुक्स वगैरह यूज़ करोगे, RS अग्रवाल वगैरह जो बुक्स यूज़ करते हो, उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है हम उसको डाउट सेशंस में डिस्कस करते हैं। हम टेस्ट सीरीज़ वहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, टेस्ट सीरीज़ भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब सिंपल है कि अगर तुम उस चीज़ को समझ जाओगे ना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा तुमको। चलो खैर, तो आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो
नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों को लेकर आऊँगा। देख रहे हो निर्भीक 2.0 कितना एम्बिशियस मेरा ये है, एक तरह से प्रोजेक्ट मान सकते हो तुम। तो सब कुछ अवेलेबल है भाई, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा, टेस्ट सीरीज होगा। तो जिसको भी इसमें ज्वाइन करना है यू कैन ज्वाइन इट। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, जय हिंद, बाय बाय।